Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affairs session. पहले न्यूज़ में है सेबी ने एक हाई लेवल कमेटी अपॉइंट की है, ठीक है। और रीज़न क्या है उसका कि जो भी इंटरेस्ट रूल्स थे, ठीक है, उनको रिव्यू करेंगे हाई कमेटी। और टाइम दे दिए कि 3 महीने के अंदर आप अपनी रिकमेंडेशंस को दे दीजिए। रीज़न क्या है, अभी कुछ दिन पहले तुम लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में आर्टिकल वगैरह भी इतने सारे आए थे मार्केट क्रैश का। शेयर मार्केट कभी क्रैश हो रहा है, कभी कुछ क्रैश हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों का लगातार बार बार होना ये चीज़ें दिखाता है कि आपके पहले के रूल और रेगुलेशंस जो थे क्या वो एक्यूरेट हैं अभी भी, क्या उनमें चेंज की ज़रूरत है। तो उन चीज़ों को रिव्यू करने के लिए हाई लेवल कमेटी अपॉइंट की गई है। और उसको हेड कौन करेगा? हेड करेंगे प्रत्युष सिन्हा, ठीक है। 2008 का जो कोड बना था उसको रिव्यू करने की बात चल रही है, जिसको प्रत्युष सिन्हा कमेटी के थ्रू क्या करेंगे? हेड करेंगे। ये खुद एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है और फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर रह चुके हैं, ठीक है। और कमेटी की इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 3 महीने के अंदर बोल रहे हैं कि आप अपनी रिकमेंडेशंस को प्रोवाइड कराइए। आगे अगला न्यूज़ क्या है? अगले न्यूज़ में बोला है भारत पे, जो कि एक प्रोमिनेंट इंडियन फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर है यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म का, उसने अनाउंस किया है अभी अपने सब्सिडरी को, उसका जो सब्सिडरी है रेजिलिएंट पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, उसको आरबीआई के थ्रू ऑपरेट करने के लिए अप्रूवल मिल गया है। किसका? पेमेंट एग्रीगेटर का। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है? ये सर्विस प्रोवाइडर की तरह है, जो आपको कोई भी बिजनेस एंटिटी है उसको ये चीज़ें प्रोवाइड कराता है कि आप अपने पेमेंट मेथड्स को फॉलो कैसे करेंगे, कौन कौन से आपके पेमेंट मेथड हो सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, एक्सेट्रा, इस टाइप से, ठीक है। तो इनेबल करता है बिजनेस एंटिटीज़ को पेमेंट मेथड के लिए। अब भारत पे की खासियत क्या है, ठीक है। तो भारत पे इकलौता ऐसा इंडियन फिनटेक है जिसको 3 की लाइसेंस मिले हुए हैं। पहला एनबीएफसी लाइसेंस मिला है, दूसरा स्टेक इन यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक मिला हुआ है, फिर पेमेंट एग्रीगेटर का मिला हुआ है, ठीक है। तो ये इकलौता ऐसा है जिसको 3 लाइसेंस मिले हुए हैं। और फिर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो न्यू पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है वो अंडर भारत पे ब्रांड के लॉन्च होगा, ठीक है। अगला क्या है? अगले न्यूज़ में बोल रहा है कि जो बंधन बैंक है उसने एलाइट प्लस एक सेविंग अकाउंट इंट्रोड्यूस किया है। ये एलिट जो होते हैं लोग, ठीक है, एलिट लोग, हाई क्लास पीपल, जिनके पास सबसे ज़्यादा इनकम वेल्थ होता है, उन लोगों के लिए सेविंग अकाउंट है। इस सेविंग अकाउंट की कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हैं, जैसे 15 लाख बेस है, मिनिमम 15 लाख तुमको अपने बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेंटेन अ मंथली एवरेज सेविंग अकाउंट बैलेंस 15 लाख और मोर, मतलब बेस जो है, जो मिनिमम होगा वो मिनिमम कितना होना चाहिए, वो मिनिमम मेंटेन करके चलोगे तुम 15 लाख, ये मिनिमम है। उसके बाद में होल्डिंग जो टर्म डिपॉजिट टोटलिंग बता रहा है वो कितना, 75 लाख और एबव, 75 लाख मिनिमम बेस रहेगा और उससे ज़्यादा। उसके बाद हम क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कि जो टोटल रिलेशनशिप वैल्यू है, अब टोटल रिलेशनशिप वैल्यू क्या होती है कि तुम्हारा जो बैलेंस है वो, या तुमने बैंक में अपने कुछ प्रोडक्ट रख रखे हो, फॉर एग्जांपल कभी कभी प्रॉपर्टी तुम डॉक्यूमेंट वगैरह रख देते हो या गोल्ड वगैरह रख देते हो, तो वो बैलेंस और जो तुमने डिपॉजिट एज अ प्रोडक्ट किया है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट हो गया या गोल्ड हो गया, वो मिनिमम उसका जो कॉस्ट है या जो उसका वैल्यू है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 15 लाख या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो फ़ायदा क्या होगा इससे, ये भी सोचो कि इतना सारा पैसा रख रहे हैं, इससे फ़ायदा बैंक को अपनी चीज़ें ऑपरेट करने में ज़्यादा होगा। अभी तक इस तरह का कोई भी अकाउंट, सेविंग अकाउंट एलिट लोगों के लिए नहीं था, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस जो किया है बंधन बैंक ने, उसका फ़ायदा बैंक के ऑपरेशन के लिए भी है और प्लस लोगों के सेविंग अकाउंट जो हैं उनको मेंटेन करने के लिए बैंक ने ये सर्विस प्रोवाइड की है।
अगला क्या है, अगले न्यूज़ में वही जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि आरबीआई ने क्या किया है, 25 बेस रेट से बेस जो पॉइंट थे उनको और कम कर दिया। मतलब पहले था 6.5, उससे ले आए थे 6.25 पे, अब उठा के ये भी कम कर दिया और कितना कर दिए 6.0। कल हम लोग बात कर रहे थे कि अगर रेपो रेट चेंज होगा तो बैंक अपना लेंडिंग रेट चेंज करेगा, तो बस उसी के इम्पैक्ट अब न्यूज़ में देखने को मिलेंगे कि बैंक्स जो हैं वो भी अपने लेंडिंग रेट कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब आरबीआई उनको कम रेट पर दे रहा है ना पैसे, तो वो लोग भी अब कम रेट पर जनता को पैसा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरा कनेक्टेड है। कल हम लोग देख रहे थे रेपो रेट पे ही डिपेंड करेगा तुम्हारा बैंक की लेंडिंग रेट। अगर रेपो रेट ज़्यादा कर दिया तो बैंक भी ऑब्वियस सी बात है अपने लेंडिंग रेट को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि वो अगर वो तुमको लो रेट पे देगा तो फिर वो तो हाई रेट पे कर रहा है ना आरबीआई को, तो उसका फिर फायदा क्या होगा? उसे कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए रेपो रेट पर डिपेंड करता है बैंक का लेंडिंग रेट, और ये सारे रिलेशन भी हम कल देखे थे। तो वही सारे इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं कि जो बैंक ऑफ इंडिया है, यूनेस्को बैंक है, उसने रिड्यूस कर दिया अपने लेंडिंग रेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट के बेस पर लेंडिंग रेट रिड्यूस कितना कर दिया, 9.10 था इसका, और ले कितने पे आए 8.85 पे। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को बैंक ने कितना किया है 8.8 कर दिया। अगला नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है उसने अभी सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट रिलीज किए हैं कि भाई हम जो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो 61st जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुई है उसको अभी डायरेक्ट किसने किया है, डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार मित्तल ने चेयर किया। और इसमें मेन फोकस एरिया क्या रखा है, मुरादाबाद के पास में एक राम गंगा जी हैं जिनको राम गंगा बोलते हैं। ठीक है, तो मुरादाबाद कैसा है, जिसको बोलते हैं ब्रॉड सिटी बोलते हैं, पीतल का शहर, सबसे ज़्यादा पीतल का प्रोडक्ट वगैरह और जो चीज़ें बनती हैं वो इधर ही बनती हैं। तो जो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह है वो भी एक, देखो इंडस्ट्री जो चला रहे होते हैं बिजनेसमैन वगैरह, उनके लिए ये एक नदी है, उनके लिए इमोशन नहीं है। ठीक है, हमारे लिए वो गंगा जी हैं, हमारे लिए सब कुछ है, तो उनके लिए केवल ये क्या है, अपना वेस्ट को डालने का एक जगह है। तो सारी इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, उठा के कचरा इधर डाल दिए तब, लेकिन ये नदी तो गंदी हो रही है ना। ठीक है, गंगा जी में पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने की बात की है फोकस एरिया में। और फिर जो इनिशिएटिव है उसमें इन्होंने इंक्लूड क्या क्या किया है, 409.93 करोड़ का इनिशिएटिव इंक्लूड करे हैं कंस्ट्रक्शन टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, कि 2 प्लांट इस तरह के हम बनाएंगे जिनका कैपेसिटी कितना होगा 50 mld और 65 mld जोन 3 जोन 4 में। ठीक है, जो जोन 3 में होगा वो 15 mld वाला होगा और जोन 4 में जो होगा वो 65 mld वाला रहेगा। ठीक, और उसके बाद में सेकंड जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो बिहार में कर रहे हैं, अराह में। ठीक है, उसमें कितना एस्टिमेशन किए हैं इन्वेस्टमेंट का, 3.28.29 करोड़, जो कि 2 मेजर जगह हैं, एक बिहार में अराह और यूपी में मुरादाबाद। ठीक है, अगला आ गया भाई एनुअल रिपोर्ट आई है, जिसने पीरियडिकली सारा चीज कैलकुलेट करके तुम्हारा बताया है कि लेबर जो है उस लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट किस तरह से है, मेल का कितना है, अर्बन एरिया में कितना है मेल का, फिर रूरल एरिया में कितना है, फिर फीमेल का अर्बन एरिया में कितना है और रूरल एरिया में कितना है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो LFPS डिसाइड कर रहे थे, कंडक्ट किए थे, वो किए थे जनवरी से दिसंबर 2024 का। ठीक है, और वो डेटा आ गया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का। ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग जो करंटली स्टेटस है, वीकली स्टेटस अर्बन एरिया में, वो इंक्रीज हो रहा है मेन और वुमेन दोनों का ही। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं एजुकेशन वगैरह भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्कीम्स लाते हैं तो वो भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है उसको इंक्रीज करता है। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है पहले इसे देख लो, वरना मैं
बोलता रहूंगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वो समझ में नहीं आएगा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो लेबर है, लेबर फोर्स है, वो मान लो 20 लोग ही केवल काम कर रहे हैं और एलिजिबल कितने हैं, एलिजिबल अगर 100 हैं, जिसको बोलते हैं एज बेस पर पॉपुलेशन, ठीक है, वो मान लो 100 लोग हैं, तो तुम्हारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना आएगा 1/5। मतलब 5 लोग एलिजिबल हैं लेकिन एक ही काम कर पा रहा है। ये एज इंडिया में कितना है, इंडिया में ये जो एज है वर्क करने का वो है 14 से 65 साल, ठीक है। मिनिमम कितना होना चाहिए, 14 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 65 कर है, ठीक है। तो 14 से 65 वाली अगर पॉपुलेशन को देख के हम कैलकुलेट करें तो डेटा के अकॉर्डिंग कितना मेल अभी तक केवल ये कर रहा है काम। अर्बन में मेल जो है वो कितना कर रहा है, पहले था 74.3 2023 में और 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग 75.6% केवल, ठीक है। जितना मेल एलिजिबल है उस एलिजिबल मेल में से भी केवल कितना कर पा रहा है 75.6%, कहां पर, अर्बन एरिया में। फिर फीमेल का अगर देखें तो फीमेल का बहुत कम है, ठीक है, था कितना 25.5% था, इंक्रीमेंट कितना हुआ है 0.3 का, कितना 25.8 हुआ है, 0.5 से 0.8 इंक्रीमेंट बस हुआ है। फिर ओवरऑल अगर तुम इंक्रीमेंट देखोगे मेल फीमेल दोनों का मिला के, जिसको एवरेज बोलते हैं, एग्रीगेट बोलते हैं, तो वो कितना हुआ है इंक्रीज 50.3 से 51 केवल, मतलब 0.7। अब ऑल इंडिया अगर तुम इन चीजों को देखोगे तो वो ऑलमोस्ट अनचेंज रहा है, 60 मतलब 56.2 का 2 ही रहा है, ठीक है। फिर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो देखोगे उस चीज को, तो उसमें कितना इंपैक्ट आया है, ये स्मॉल इंक्रीज हुआ है, कितना 47 था, उससे इंक्रीज होकर कितना हो गया 47.6, ठीक है। तो जो भी डेटा रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग बहुत माइनर चेंज हुए हैं, लेकिन विमेन वाले अगर पैराडाइम को देखते हैं हम तो उसमें इंक्रीमेंट हुआ जरूर है लेकिन माइनर हुआ है गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करने के बाद। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता नहीं है लेकिन जानना बहुत जरूरी है। ये सारे जो रिडल्स हैं, कभी कभी इंटरव्यू वगैरह हम तुमसे पूछ लेंगे कि दो गवर्नमेंट इतने सारे इनिशिएटिव्स ला रही है, स्कीम्स ला रही है, लोन्स तक प्रोवाइड कर रही है, स्कीम्स के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है, आफ्टर दैट बिल्कुल इंक्रीमेंट में एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, कोई भी ऐसा स्ट्रिक्टली ना तो इंक्रीजिंग ग्राफ देखने को मिल रहा है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में। तो इसके रीजंस क्या हैं, तो इनका सबसे पहले इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है सोशल कॉन्शियसनेस के। सोशल कॉन्शियसनेस ही इतना नहीं है कि वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सजग हों, ठीक है। हम आज भी सोचते हैं उसी पैट्रियार्कल माइंडसेट के साथ में कि अगर कोई विमेन बाहर जा रही है तो वो गलत है, इन चीज़ों को जज करने लगते हैं हम लोग। तो सबसे जो मेन रेस्ट्रिक्शंस हैं वो यही हैं, और सारी रेस्ट्रिक्शंस को अगर तुम उसमें रखोगे तो सामने वाला सीधे सीधे बोलेगा कि गवर्नमेंट तो पैसा प्रोवाइड कर रही है। अगर तुम बोल रहे हो कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी उनकी फैमिली पर है और फैमिली अलाउ नहीं कर रही, तो फाइनल डिपेंडेंसी तो दूर कर दे रही है ना गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी मेन चीजें हैं जिनकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में। आगे देखो, आगे क्या है, महावीर जयंती हुई है और महावीर जी कौन से 24वें जैन तीर्थंकर थे, ठीक है। 10 अप्रैल को जयंती मनाते हैं। कौन सी जयंती है इनकी, 2623 बर्थ एनिवर्सरी। अब अकॉर्डिंग टू अगर तुम जैनिज्म देखोगे, जैन धर्म के अकॉर्डिंग देखोगे तो 2 बर्थ डेटें हैं। एक तो तुमको देखने को मिलेगी 599 BC कुंडल ग्राम में, कुंडल ग्राम में। ये डेट कौन बताते हैं, ये बताते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर लोग
इस डेट को क्लेम करते हैं। वहीं पर जो दिगंबर हैं वो बताते हैं 615 BC कि इस डेट को महावीर स्वामी का बर्थ हुआ था। ठीक है, ये कौन है? ये दिगंबर हैं। दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर में मेन जो डिफरेंस है जिसे देख के तुम पता कर सकते हो वो ये है कि श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र पहनने वाला। ठीक है, अंबर को वस्त्र बोलते हैं, श्वेत मतलब श्वेत, सफेद। तो जो जैन धर्म में लोग जितने भी जैसे सन्यासी वगैरह अपन इन जनरल यूज करते हैं, संत वगैरह, जो लोग वाइट कपड़ा वाइट वस्त्र पहनते हैं, श्वेत वस्त्र पहनते हैं, वो श्वेतांबर में आते हैं। और दिगंबर मतलब जो आकाश, जो बोलते हैं कि हम आकाश ओढ़े हुए हैं, आकाश हमको ढके हुए है और नग्नावस्था में रहते हैं, उनको बोलते हैं दिगंबर। ठीक है, तो मेन डिफरेंस ये होता है। फिर बाद बाकी पूजा पद्धति और आइडियोलॉजी का और पूरे के पूरे आइडिया का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन मेनली अगर जानना हो तो बेसिक से इतना बहुत है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? 9th एडिशन हुआ है किसका? ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल समिट 2025 का। कहाँ? न्यू दिल्ली में। थीम क्या है इसकी? संभावना। संभावना मतलब पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी किस चीज की तुम्हें करनी है? आज के कंटेम्प्रेरी सिनेरियो को देखकर तुमको किस चीज की पॉसिबिलिटी करनी है? पॉसिबिलिटी करनी है तुमको इंक्लूसिव ग्रोथ की, कि सारे के सारे लोग साथ में इंक्लूसिव तरीके से ग्रो कर सकें। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है कि जो भी पार्टनरशिप वगैरह हो रही है उससे एक पॉजिटिव चीजें निकल के आए सामने। ठीक है, तो पॉजिटिव चीजें कब निकल के आए? जब क्रॉस बॉर्डर पार्टनरशिप होगा। उस पार्टनरशिप के थ्रू आप क्या करेंगे? बिजनेस बनाएंगे। उस पार्टनरशिप के थ्रू आप अपने बायलैटरल रिलेशंस अच्छे करेंगे। उन बायलैटरल रिलेशंस के थ्रू क्या होगा? ग्रोथ होगा। और इस तरह की ग्रोथ को क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं। तो क्या ये इंक्लूसिव ग्रोथ को हम बढ़ावा दे पाएंगे? इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? तो उस बेस पर थीम का नाम क्या है? संभावना, पॉसिबिलिटी। ठीक है, 40 से ज़्यादा पब्लिक सेशन की बात कर रहा है कि हम वो रखेंगे। 150 से ज़्यादा स्पीकर बोलेंगे। 40 से ज़्यादा कंट्री के लोग आएंगे जो स्पीकर्स के रूप में हमें संबोधित करेंगे, कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे या कॉन्फ्रेंस लेंगे या वो सेशंस अटेंड करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और मेन फोकस एरिया क्या है भाई? डिजिटल फ्यूचर क्या होने वाला है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एआई को हम किस तरह से यूज करेंगे, वो रेस्पॉन्स हमारा क्या रहना चाहिए। क्योंकि जब भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव साइड इफेक्ट दोनों होते हैं। अगर हम पार्टनरशिप में उन चीज़ों के रिजोल्यूशन की ही बात नहीं करेंगे तो फिर पार्टनरशिप का मोटिव क्या हुआ? ठीक है, उन चीज़ों के ही रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि भाई जो भी डिजिटल हम चीज़ें कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उनमें जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उन वो जो रिडर्सल्स आ रहे हैं उनको दूर करने की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। आगे क्या बोल रहा है? इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर है भाई, बांग्लादेश में खुला था, जिसका 75th एनिवर्सरी मना रहे हैं। और ये इंसेप्शन इसका कब हुआ था? शुरुआत कब हुई थी? 1950 में। ठीक है, आज के करंट अफेयर के सेशन में इन्हीं सारे पॉइंट्स को कवर करके हमने न्यूज़ को देखा है। जो भी आपकी दिक्कतें हैं उनको बता दीजिए टेलीग्राम चैनल के थ्रू, वहाँ से आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।